राम विलास की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान पिछले चुनाव में तो अकेले चुनावी मैदान में उतर गए थे, इस बार बीजेपी के साथ आए और आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शानदार प्रदर्शन उनकी पार्टी की तरफ से किया गया है। जी, अगर 29 में से 19 सीटें अगर वो निकाल के लेके आ जाते हैं तो आप खुद सोचिएगा स्ट्राइक रेट इसको अच्छा कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये आपके सामने है। कहां कांग्रेस जो खुद को इतनी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कहती फिरती है और वो 4-5 सीटों पे निपटती हुई दिखाई दे रही है, और कहां ये युवा नेता जो अपनी प्रतिभा से सबके दांतों तले उंगली दबवाने का प्रयास कर रहे हैं और निष्ठावान इतने कि सदा मोदी जी के सामने खुद को अपने आप को मोदी जी का हनुमान कह के ही प्रस्तुत करते हैं, और नीतीश जी के पैरों को हाथ लगाने के लिए भी वो कभी भी संकोच नहीं करते। तो खैर एनीहाउ ये एक अलग विषय है, लेकिन आप इसके सामने बस सब 10 सेकंड और, इसके सामने बिहार की जनता को कौन दिख रहा था? ऐसे लोग जो जानवरों का चारा खा गए तो इंसानों के लिए क्या छोड़ेंगे? आप दोनों का जब कंट्रास्ट देखते हैं ना कि कहां राजा भोग कहां गंगू तेली, तो वो जनता के सामने सिलेक्शन करना फिर मुश्किल नहीं होता। जब इस तरह के नारे लगते हैं जहां पे मोदी जी की माता जी को भी अभद्र तरीके से संबोधित किया जाता है, तभी हमने कह दिया था जितना कीचड़ उछालना है उछालो, जितना कीचड़ ज्यादा उछालोगे उतना कमल ज्यादा खिल के उभरेगा। तभी ये बात क्लियर हो गई थी। आप जो सनातन को गाली देते हैं स्टैलिन, उनको आप स्टार प्रचारक बुला के बिहार में लेके आते हैं, बताइएगा स्टैलिन का क्या जनाधार है बिहार में, क्या औचित्य था उनको यहां लाने का? सिर्फ एक समुदाय विशेष को खुश करना था। वरना जो मैं कहता हूं वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट में पास हुआ, अगर जीत भी जाते आरजेडी वाले तो उनकी औकात नहीं थी कि उस पास्ट बिल को, उस रूल को, उस लॉ को वो छू भी सकते, लेकिन वो कहते हैं अगर हम सत्ता में आए तो इसको कूड़े में फेंक देंगे, जबकि ये करना उनकी औकात से बाहर की बात है। सिर्फ एक ही मकसद था, तुष्टीकरण करके किसी तरीके से एक समुदाय विशेष को अपनी तरफ किस तरह से खींच लेना, क्योंकि यही आखिरी उनके पास रिजॉर्ट था। और यहां भी उनको औंधे मुंह खानी पड़ी, क्योंकि सीमांचल जैसे क्षेत्र में भी एनडीए की पहले से भी बढ़िया परफॉर्मेंस हुई। तो जब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में भी एनडीए जीत रही है, महिलाओं ने जिस तरह आगे आके बढ़ चढ़ के वोट दिया, 10% वोट तो सिर्फ महिलाओं के एडिशनल पार्टिसिपेशन की वजह से रहा, तो यहीं पे उनकी हार हो गई थी। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़े सोच समझ कर ही इस तरह की कहावतें, मुहावरे इजाद किए हैं जो वक्त वक्त पर लोगों की जुबान पर भी आते हैं समय को देखते हुए। संजय जी, कहावतों के हिसाब से मैं बस आपके सवाल से पहले एक कांग्रेस के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। कांग्रेस आजकल गालिब के उस शेर की तरह है कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा कि दाग चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस 2014 ऑनवर्ड राहुल गांधी के नेतृत्व में यही कर रही है कि अपनी गलतियों को तो नहीं देख रही है, आईना साफ कर रही है। पहले ईवीएम था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन है, कभी पार्टी, वो कोई भी अपनी गलती ओन नहीं करते, वो दूसरों पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं। अब आप अपना सवाल पूछिए आज के जी। कल एक मेरी एक सीनियर पत्रकार से बातचीत हो रही थी, दिल्ली में रहते हैं वो जी, उनकी तरफ से यही कहा गया कि अगर कांग्रेस अब भी नहीं समझ रही है कि एक के बाद एक वही गलती दोहरा रही है और उस पर परिवर्तन करने के बजाय वही गलतियां एक के बाद एक रिपीट कर रही है, वो तो सीधा सीधा कह रहे थे कि जब तक कांग्रेस में सलाहकार चेंज नहीं होते हैं तो कांग्रेस का यही हाल होना है जो होना है। क्या गलत ट्रैक पर कांग्रेस चल रही है और कांग्रेस के साथ आकर आरजेडी की भी वही स्थिति हो गई? बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी की भी वही हालत होगी। आप अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी की लाइन को फॉलो करेंगे तो उनकी भी वही स्थिति होगी। समाजवादी पार्टी आरजेडी से कहीं बड़ी पार्टी है, कद के मायने में और जनता के बीच में पैठ के मामले में, संगठन के मामले में, हर मामले में समाजवादी पार्टी आरजेडी के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। इनफैक्ट इस वक्त वो कांग्रेस से भी बहुत बेटर है। तो उनको अपने दम पे लड़ना चाहिए, आरजेडी को भी वहां कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहिए। ये जितनी ऑपोजिशन पार्टियां हैं अपने स्टेट संभाले, उसी में उनकी भलाई है। जो राहुल गांधी के साथ चलेगा उसका बंटाधार होना तय है। देखिए राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी कोई आम इंसान तो है नहीं, वो एक ब्रांड है, और एक ब्रांड को मैनेज करने के लिए पीछे एक टीम होती है जो कि कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, आगे का 5 साल 10 साल 15 साल की क्या प्लानिंग करनी है, ये सब होता है। पर राहुल गांधी में वो कहाँ नजर आता है? हर बारी कुछ सगुफा उठा के लाते हैं, फिर कोर्ट में जाके उसके लिए लिखित में माफी मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत बोल दिया। तो ये कौन सी राजनीति हो रही है? उनको क्या लग रहा है कि वो
विदेशों से घूम के आएंगे, यहाँ कुछ दिन कुछ एक शगुफा छोड़ जाएंगे, सारी जनता उसके पीछे वाह वाह राहुल करने लग जाएगी और राहुल गांधी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनता है। तेजस्वी से किसी ने पूछा कि आपको बीजेपी में क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा बीजेपी का डेडिकेशन, 24 घंटे जो वो काम करते हैं, चाहे गलत ही सही हो उनकी विचारधारा, लेकिन अपनी विचारधारा के लिए लड़ते हैं, जुड़ते हैं, उसके पीछे दिन रात एक करते हैं। तो भाई आपको अपने अपोजिशन का पता है, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी क्या होती है, और हम उससे इतर कोई स्ट्रेटेजी लेके ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने जाएंगे तो हारेंगे ही ना। आपको तो पता है कि ये बैट और बॉल से खेलने वाला गेम है, तो आप बैट और बॉल से हॉकी स्टिक लेके क्रिकेट खेलने आए हुए हो, मैं तो हॉकी स्टिक से ही क्रिकेट खेल लूंगा, तो खेलो। फिर पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। यहाँ तो जी बड़ी चुनौती तो आरजेडी के सामने भी संजय जी हो गई ना, क्योंकि शायद इतिहास में इतनी बुरी हार आरजेडी को कभी नहीं मिली होगी। बिल्कुल अब बिल्कुल एक चुनौती तो ये भी है कि नेता विपक्ष का पद भी मिल पाता है कि नहीं। वो देखिए, उसका तो सीधा सीधा इक्वेशन है, 25 सीट से प्लस लाएंगे तो नेता विपक्ष का पद मिलेगा, 25 से अगर नीचे मिला तो फिर तो कोई उपाय नहीं है। आपको पता ही है 1/10 रेशियो है उसका, जितनी भी सीटें होती है उसकी 1/10, यानी बिहार में 25 सीट मिनिमम चाहिए आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। अगर वो उससे भी नीचे चले गए तो फिर तो बन ही नहीं सकते, फिर तो वहां कोई लीडर ऑफ अपोजिशन होगा ही नहीं। तो ये भी तो अपने आप में बड़ा विडंबना है कि एक बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के एक सदन चलेगा तो उसकी क्या ही वो स्थिति होने वाली है। सब तो मनमानी चीजें होंगी, कोई किसी चीज का ऑब्जेक्शन करने के लिए किसी के पास कुछ होगा नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी जो है, हाई टाइम है अपना सॉक्स पुल करने के लिए या राजनीति से संन्यास लेने के लिए। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, नहीं संभल रहा तो दे दो किसी और को यार, किसी और को चलाने दो, संगठन को दोबारा से मजबूत होने दो। देश में एक अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। यही कहते हैं कि राहुल गांधी तो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड की तरह है। राहुल गांधी बिल्कुल, मैं तो बार बार यही, मैं तो हैरान हो रहा था कि हमारे भाई साहब यहाँ बैठ के राहुल गांधी को पॉलिटिकल संन्यास लेने के लिए उकसा रहे हैं। क्यों हमारा नुकसान करवा रहे हैं? हमारे तो ब्रांड एम्बेसडर है वो, उनके पॉलिटिकल संन्यास लेने से यकीन करना कांग्रेस का नुकसान कम होगा, हमारा नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास कुछ खोने को है ही नहीं। वो क्या खोएंगे? कांग्रेस का नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, आप एक बात समझिए, जब कांग्रेस इस बार 52 सीटों पे लड़ती है और तकरीबन 5 सीट लेके आती है, तो सिंपल सी इक्वेशन है कि 10% जो है उसका स्ट्राइक रेट मान लीजिए, 52 में से 5, और उसके सामने से आप चिराग पासवान को देखिएगा, कितने नए लोग हैं या कितना युवा चेहरा है, लेकिन अपने बलबूते पे, ठीक है उनके पास भी विरासत थी, लेकिन अपने बलबूते पे मेहनत करके 29 में से 19 सीटें, यानी सेम इक्वेशन से अगर 29 में से वो 3 लाते तो कहा जाता कि वो दोनों बराबर है, दोनों 10% पे रहे, क्योंकि 29 में से 3 लाए, वो 52 में से 5 लाए। लेकिन चिराग पासवान 29 में से 3 नहीं लाए, 29 में से 19 लाए। अब इससे सोच के देखिएगा कि कांग्रेस का क्या हाल है और कांग्रेस किस गड्ढे में गिर चुकी है। चिराग पासवान का जब आप बात करें तो चिराग पासवान की जब आप बात करें तो चिराग पासवान की भाषा शैली, चिराग पासवान का जो जनता से कनेक्ट करने का तरीका है, जो वो बातें कहते हैं उसमें जो संगीनियत होती है, जो मतलब सीरियसनेस होती है, उस बातों से ही तो पब्लिक उनसे कनेक्ट कर रही है। इसके जस्ट अपोजिट राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं कि वो मीम किंग बने हुए हैं। आपने तेजस्वी यादव जी ने भी जब पिछली बारी कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे और उन्होंने टीचरों की भर्ती करी, 2.5-3 लाख बिहार में जो भी करा, उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में वो भी बड़बोलेपन में बोल गए कि मैं हर घर में सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो जब पब्लिक देखती है कि यार ये बोल रहा है, ये आदमी सेंसिबल बात नहीं कर रहा है, इसको हम कैसे सीएम बना दे, जो सेंसिबल बात नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आप तो कमाल करते हैं भाई साहब, आप कमाल करते हैं। आप राहुल गांधी से सेंसिबल बातों की उम्मीद करते हैं, वो तभी किया कीजिए जिस दिन आप सूखे पानी से नहा के शो में आए, उस दिन आप राहुल गांधी से सेंसिबल बातों की उम्मीद कीजिए। आपके लिए तो खुशी की बात है, राहुल गांधी होने चाहिए, आपके तो मजे ही मजे। तेजस्वी यादव होने चाहिए। राहुल गांधी की बुद्धि देखिए, अगर वो ये कहते हैं चुनाव के टाइम पे कि इंडियन आर्मी में 10% पोस्ट भी
पिछड़ों को नहीं दी गई है। यानी इंडियन आर्मी में भी वो चाहते हैं कि जात के आधार पे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। देश की सुरक्षा से ऐसा खिलवाड़ जो आदमी सोच सकता है वो पीएम बनने का सपना मन में पाले, ये देश का दुर्भाग्य है। बहन में चलती है। मैं कांग्रेस को उस नेता का नाम भूल रहा हूं जिसने स्पेसशिप में जाने वाले भाई साहब के लिए कहा था कि वो अपर कास्ट का था इसलिए उसको स्पेस पे भेजा गया है, किसी लोअर कास्ट के आदमी को जाना चाहिए था। मैं उनका नाम भूल रहा हूं। बड़े पॉपुलर नेता है कांग्रेस के और ऐसे ही उटपटांग बयान देते हैं। ऐसे लोगों से घिरी हुई है कांग्रेस। देखो ये बात सभी लोग कह रहे थे, बिहार की जनता जो है पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। बिहार की जनता बड़े अच्छे से एक एक नेता को देख रही है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिएगा, जब ये बेतुकी बातें करते हैं, नॉन सीरियसनेस दिखाते हैं, जब ये पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, तो राहुल गांधी हो, और यहां आपने बिल्कुल सही कहा कि आरजेडी ने भी अपना बेड़ा गर्क कर लिया कांग्रेस के साथ अपना ठगबंधन करके। आ जाते हैं। इसीलिए आप कह रहे थे ना कि भाई वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको हमसे मत छीनिए। मैं संजय जी आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों है कि हर राज्य में एक समय देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी का तमगा हासिल करने वाली अब राज्यों में, तमाम राज्यों में पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। जैसा भी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि एलजेपी आर का प्रदर्शन देखिए और कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। एक 29 सीटों पर लड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस 19 तक जाती है, और एक 52 सीटों पर लड़ता है, वो 5 सीटें भी मिल पाएगी, इस पर भी अभी संदेह बचा हुआ है। आपको ध्यान होगा, देखिए जिस वक्त सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, आजादी के बाद पहली बार CWC की बैठक बुलाई गई थी पटना में। तब ये माना जा रहा था कि क्या कांग्रेस एकला चलो की रणनीति अपना रही है, यानी हिम्मत कांग्रेस नहीं जुटा पाई कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। अगर शून्य से ही शुरुआत करनी है तो हम अकेले दम क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वही कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे गया, दूसरी पार्टियों के पास गया। कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे संगठन के रूप में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस के पास ये हिम्मत नहीं है। प्लस राहुल गांधी जो इस वक्त कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, भले उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बना रखा है, उनको आला कमान बना रखा है, कौन से आला कमान, कैसे आला कमान, वो खुद ही बयानों में सोनिया जी को धन्यवाद देते हैं, आपने मुझे मौका दिया। वो खुद ही कोई किसी सवाल के जवाब में देते हैं, आला कमान से पूछ के बताऊंगा। तो उनको अध्यक्ष बना के भी आला कमान तो आप ही बने। अरे क्या बात करते हो भाई साहब, आपकी बुद्धि की बलिहारी। आप भूल गए जब राजमाता की बिटिया का नामांकन था, प्रियंका वाड्रा का नामांकन था, तो खड़गे जी को रूम में एंटर नहीं करने दिया गया था। वो बाहर दरवाजे खिड़कियों से झांक रहे थे, अबे मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूं, मुझे अंदर तो आने दो। क्या इज्जत है वहां पे कांग्रेस अध्यक्ष की। मैं कह रहा हूं, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो ये हालत है ना, उसके पीछे जिम्मेदार जो है वो यही वजह है कि आप चमचों को पसंद करने वाले लोग हैं, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। आप कांग्रेस के सारे प्रवक्ता को देखिए ना, जो राहुल गांधी कहेंगे उनको वो बैठ के चिल्ला के डिफेंड कर रहे हैं, उससे इतर कोई बात कर ही नहीं सकते। वो ना उनको कोई सजेशन देना है, ना उनको कुछ करना है। साहब जब आपके बड़े नेता आपके छोटे नेताओं को कह दे कि ये घोड़े तो रेस में दौड़ने लायक ही नहीं है, ये तो बैंड बाजे बारात के घोड़े हैं, तो आप क्या मनोबल ऊंचा करेंगे अपने बैंड बाजे बारात। बिल्कुल, बैंड बाजे बारात के घोड़ों के साथ तो यही हाल होगा ना आपका, और क्या होगा। वो कबीर का दोहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल तनमन में तो वो क्या कहते हैं सुंदर होता जाए। तो वो उसके तो उल्टा चलते हैं, उन्होंने चमचों की फौज बना रखी है। वो कॉन्फ्रेंस टेबल में बैठ के बड़े बड़े नेताओं को नाम लेके बुलाते हैं जो उनके पिताजी के साथ काम कर चुके हैं। हाँ जी फलाना तुम कहाँ हो, फलाना। ये कौन सा तरीका है आपके पिताजी के साथ काम करे लोगों को बैठ के। आप हेमंत विश्व शर्मा वाली बात भूल गए, आप भूल गए कि ये वही राहुल गांधी हैं जो अपनी टेबल पे बैठ के अपने कुत्ते पिद्दी को साथ रखते हैं, और जिस बाउल से उसको बिस्कुट खिलाते हैं वही बाउल अपने चमचों के आगे कर देते हैं। आप मानसिकता देखिए, आप मैच्योरिटी देखिए। ये आदमी अगर भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो मैं कहूंगा ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जो इतना नॉन सीरियस है, नॉन कमिटेड है,
एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स देता है, क्योंकि इसको इम्यूनिटी मिली हुई है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर पाने में सक्षम है। ये मैं तो भारत डॉक्टर का साहब उस दिन से दुर्भाग्य है। घबराता हूँ। आज मैं उत्साही तो भी उस नजर दिन आ के रहे हैं बारे में और सोच के आज घबराता हूँ कि आजादी कभी भी है। अगर ये कहीं भूले भटके भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश का होगा क्या। मैं तो इस बात से समझेंगे घबराता हूँ, ये सोच के भगवान घबराता हूँ। भगवान देखिए देखो जी, अब भगवान ये है, इंडिया गठबंधन की भगवान बात की गंजों को थी, कभी ना आऊंगा खून नहीं देता। आशीष जी, आऊंगा आऊंगा हाँ। अब। लेकिन जो एक आपको नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासतौर पर जो हम आगे आने वाले विधानसभा चुनाव कुछ स्टेट्स की बात कर रहे हैं जिनमें यूपी या पश्चिम बंगाल छोड़ भी दीजिए, एक बार उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, तो अब अखिलेश यादव के लिए ये कितना मुश्किल होगा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाना है, नहीं जाना है? क्या इस रिजल्ट का प्रभाव उत्तर प्रदेश गठबंधन पर देखने को मिल सकता है? 100% देखिए मिलेगा भाई मुझे तो साहब। लगता नहीं, मुझे तो संजय जी, जी लगता प्लीज, नहीं कि सॉरी। अखिलेश यादव बिना 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 कांग्रेस के जाएंगे। जाएंगे तो सही, सीटों में ऊपर नीचे कहाँ होता है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, इसका खेल रहेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी जानती है कि अगर हमने जिनको ज्यादा सीटें दे दी तो वेस्ट होना है। तो जैसे अभी बाई इलेक्शन जब हुए थे पीछे यूपी में 8 सीटों में या 9 सीटों में, तो उन्होंने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी थी। ठीक उसी तरीके से जब मेजर इलेक्शन आएंगे तो समाजवादी पार्टी को पता है कि ये मेरा गढ़ है, यहाँ हम जितना सोलो जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। तो कांग्रेस साथ में रहेगी तो जरूर, लेकिन सीटें उस तरीके से नहीं रहेंगी। प्लस अखिलेश यादव को मेरी सलाह है कि अगर आपको योगी से टक्कर लेना है तो आपको राहुल गांधी से एक निश्चित दूरी, वो कहते थे ना 6 गज की दूरी मास्क है जरूरी, वो वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। वरना योगी जी का जो प्रशासन है, योगी जी की जो यूपी में पकड़ है, जो लोकप्रियता है, उसको चैलेंज कर पाना अभी तो फिलहाल किसी के बस की बात नहीं है। ये मैं अभी भी आपको आपसे लगता है कि कहता हूं बहुत कि जल्द योगी जी जो भी यहाँ जो लोग रिपीट के करेंगे सामने और आ रहे हैं, प्रचंड तरीके से रिपीट करेंगे। जो अब नतीजे धीरे धीरे जी, सामने आते जा रहे हैं, उसके बाद क्या ये माना जाए कि ये जो दोस्ती थी, इस दोस्ती में बहुत जल्द गांठ पड़ती दिखाई देगी और एक दूसरे ये पर अब ये काहे की दोस्ती थी, ये खींचा काहे पड़ की जाएगा? दोस्ती थी, ये काहे की दोस्ती थी, ये तो मौका परस्ती थी। शेरों को नापने के लिए बंदरों ने फौज बना रखी है। अब आपको भी पता है शेर को नापने के लिए सवा शेर चाहिए, बंदरों की फौज से शेर नहीं नपते। तो आपको या तो खुद को शेर बनाना पड़ेगा, सवा शेर बनाना पड़ेगा, या आपको चुपचाप अपने सूबे में दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप, और अभी मैं सुबह से 4 न्यूज एंकरों को ये करेक्शन करा चुका हूं, मैं आपको भी कराता हूं। इंडिया गठबंधन मत कहिए, या तो इंडी गठबंधन कहिए या सिर्फ इंडिया ब्लॉक कहिए, क्योंकि इंडिया अपने आप में अलायंस लगा हुआ है उसके अंदर। तो आप भी यही कर रहे हैं, अभी सबके जबान पर चढ़ गया इंडिया गठबंधन। मुझे तो इस बात से एतराज है कि इन्होंने नाम इंडिया रखा और इतने चौड़े में अपने आप को इंडिया कहते, तुम ही इंडिया हो, बाकी लोग इंडिया नहीं है। ये इतने चौड़े में पेनिट्रेट कर रहे हैं दिमाग में लोगों की, हम इंडिया है, हम इंडिया है, इसीलिए इन्होंने नाम डॉक्टर रखा है ना। आशीष तो तो भारत हम क्यों में है ना? उनको क्यों चढ़ाए माथे पे कि भैया तुम इंडिया हो? तुम इंडिया नहीं हो, तुम इंडी अलायंस हो, तुम इंडी गठबंधन हो। तुम्हारे इंडिया के आखिरी ए का मतलब अलायंस होता है। यू आर नॉट इंडिया, यू आर जस्ट इंडी अलायंस। ये मैं इस पे बड़ा स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से ये बात पसंद नहीं आई कि आपने अपना नाम इंडिया कैसे रख लिया। एक छोटा सा समूह इंडिया कैसे हो सकता है? 140 करोड़ इंडिया है, आपके छोटे से 12-14 दल मिलकर सिर्फ इंडिया नहीं हो सकते। आई हाईली ऑब्जेक्ट ऑन दिस। ठीक, डॉक्टर आशीष, अब आपको लग जी रहा है कि ये देखिए, जो बिहार चुनाव में जो बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका कितना इंपैक्ट आपको लग रहा है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल सकता है, यूपी हो या पश्चिम बंगाल? देखिएगा, एक बात तो पक्की है कि जब भी कोई चुनाव होता है, देश के किसी भी कोने में हो, चाहे वो सांसदों का चुनाव हो, लोकसभा का, चाहे वो विधायकों का हो, राज्य का, यहां तक कि म्युनिसिपैलिटी का, एमसीडी का, हर चुनाव को इस तरह से कह दिया जाता है कि मोदी की साख की लड़ाई है। ये देखना होगा, जेन टेस्ट होगा, क्या मोदी का मैजिक अभी भी जिंदा है। और कमाल की बात है कि आप सबके लिए और हम सबके लिए खुशी की बात है कि मोदी मैजिक अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो नारा आज भी हकीकत है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए यहां से आई हुई जीत, यहां से आई हुई प्रचंड जीत अपने आप में ये उद्घोष है कि वो मोदी मैजिक ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। लोगों के दिलों को, कई लोग कहते हैं ऑपोजिशन वाले, मैं डिबेट्स में जाता हूं, कि मोदी जी दलों को हैक कर लेते हैं। मैं बोलता हूं नहीं, मोदी जी दलों को हैक नहीं करते, मोदी जी तो दिलों को हैक कर देते हैं।
दिलों को जीतने की कला अगर किसी में है, सबको साथ लेके चलने की निपुणता अगर किसी में है, तो वो मोदी जी से सीखने जैसी बात है। और यहां से आई हुई जीत डेफिनेटली ममता बनर्जी की नींदें भी उड़ाएगी, अखिलेश यादव को भी विचलित करेगी। अब ज्यादा इंतजार भी नहीं है, आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कब बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं। एक जो नई परंपरा की शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने की है कि इलेक्शन के बाद दफ्तर पहुंचते हैं, अगर जीत होती है तो फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करते हैं। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा संजय जी, जैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, देखिए निवास रजक भी तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। निवास रजक साहब नमस्कार। ई काबा जी बोला जा। मूड खराब बा, मन टूटल बा। नहीं मन काहे टूटेगा सर। ईवीएम दोषी जनता के विश्वास अब पे तो कल भी थे और ईवीएम आज को भी तो रहेंगे। जमानत मिल गई है, अब इलेक्शन कमीशन दोषी बा, ईवीएम दोषी ना भाई, ईवीएम फ्री है। इलेक्शन कमीशन तो आज से नहीं है, शुरू से दोषी है। और जनता का जो वोट था वो जनता के वोट का काउंटिंग नहीं किया जा रहा है, बल्कि चौड़का वोट का काउंटिंग करके जो है सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में 1 करोड़ उम्मीद थी, यही उम्मीद थी कि रोना धोना फिर स्यापा, ये आरजेडी की रुदाली आ गई आपके चैनल पे, ये आरजेडी की रुदाली आ गई। उसी तरह से बिहार में 1.5 करोड़ जो है जोड़ के अब चाह रहे हैं कि सरकार बना ले। रजक जी कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए, डुबा देगा, डुबा दिया है और आगे भी डुबाता रहेगा। तेजस्वी जी बहुत अच्छी यात्रा शुरू किए थे, जो बिहार की समस्याओं पे शुरू किए थे। आप लोग जब तक ये राग अलापना बंद नहीं करेंगे, आपका अंजाम आपके सामने है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन बिका है, बिकी गया है, तो आप राजनीति भी छोड़ दीजिए, क्योंकि दोबारा तो आप आएंगे नहीं अब कभी। नहीं भारत में छोड़ दीजिए, सड़क पे लड़िए, इलेक्शन लड़के तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां तो खेल ही खराब हो गया है। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पाएंगे तो इंडिया में तो आप जीत नहीं सकते ना, तो इंडिया से बाहर ही जाके इलेक्शन लड़िए। तो अब जब आप मान ही चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, तो इलेक्शन में काहे अपना समय खराब कर रहे हैं? दूसरा तरीका ढूंढिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, न्यायिक प्रक्रिया में जाने की कोशिश कीजिए, न्यायिक प्रक्रिया में जाने की कोशिश कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। बकौती नहीं है, वो आती है और जाती है। जनता अभी बहुत सारा रुझान आना बाकी है। विपक्ष में हम ही लोग रहेंगे, अभी भी उम्मीद है, विपक्ष में हम ही लोग रहे, ज्यादा फरफराने की जरूरत नहीं है। निवास भाई देखिए निवास जी, अगर अभी रुझान, ये सारी बातें डबल बातें हो रही है। अभी रुझान आना बाकी है, फिर इलेक्शन कमीशन मिला। अगर इलेक्शन कमीशन मिला हुआ तो रुझान आके क्या हो जाएगा? किस बात का इंतजार है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी, सुनिए इलेक्शन मत बोलिए रजक जी, मत बोलिए रजक जी, मत बोलिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, कमीशन ने सुन तो लिया, तुम इंडिया से बाहर जाओ, इंडिया से बाहर जाके इलेक्शन लड़ो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो तुम्हारी चलने नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन कम से कम वहाँ है, अभी 25 सीट पे लीड कर रहे हैं, बन जाएंगे। कैसे वोट चोरी पकड़ी गई, सब जगह लालटेन छाप का जो बैलेट पेपर फेंका हुआ था वो सब कैसे आया बाहर? अच्छा बताइए ना, अरे भाई रजत भैया, सरकार बना गए, रजत भैया ये बताइए ना, जिन बूथों पे चोरी हो रही थी आपने कंप्लेंट किया, बताइए ना, लोग नहीं था जिन बूथों पे वोट की चोरी